नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। डॉक्टर जान कैम नाम तो सुना होगा आप। योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा फैन था ये डॉक्टर, और इसने ऐसी सर्जरी की कि आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की जान ले ली। अब तो फिलहाल गिरफ्त में है। योगी का ऐसा फैन था, पूरे दुनिया में डंका बजाता था। फ्रॉड, फर्जी। कानपुर की घटना आपने सुनी होगी। हेयर ट्रांसप्लांट, फर्जी डिग्री, जान ले ली 2 इंजीनियर्स की हेयर ट्रांसप्लांट कर। ये यूपी, मध्य प्रदेश, ये सब में तो बहुत छोटा मामला है। ये तो फ्रॉड थे। सरकार के साथ कुर्सी लगा के नहीं बैठते थे, मुख्यमंत्री से हाथ नहीं मिलाते थे, मुख्यमंत्री के साथ इनका कोई नेक्सस नहीं था। उत्तराखंड में आप घुसेंगे तो हैरान रह जाएंगे। धामी ने लिटरली अगर कहें तो देवभूमि में नरक मचा रखा है। ऐसा डॉक्टर, जिस डॉक्टर के का लाइसेंस रद्द कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया 4 महीने के लिए, उस डॉक्टर को मेडिकल काउंसिल में बिठा दिया। डॉक्टर्स डे अभी गुजरा है, एक दिन पहले था डॉक्टर्स डे। डॉक्टर्स डे पे खबर है कि उसको सम्मानित किया है। उत्तराखंड में मेडिकल काउंसिल में सरकार को 5 मेंबर मनोनीत करने का अधिकार है। 5 में उस डॉक्टर को चुना जिस डॉक्टर पर अदालत भी बहुत सख्त है, जिसका लाइसेंस रद्द हुआ है। डॉक्टर विपुल कंडवाल नाम है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चलाता है, और आप हैरान रह जाएंगे इसका फायर एनओसी देख करके, इसके हॉस्पिटल का नक्शा देख करके। फायर एनओसी में इसका कवर्ड एरिया 0 है, 0 वर्ग मीटर। क्या ऐसा संभव है कि 0 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया में फायर एनओसी दी जाए? टिन शेड में ये आईसीयू चलाता है। ये सारा कुछ पूरा दस्तावेज लेकर के हमारे साथ उत्तराखंड से ही इस डॉक्टर के एक शिकार, मैं शिकार कहूंगा क्योंकि शिक्षा माफिया के बाद हेल्थ माफिया, स्वास्थ्य माफिया इस तरह से सामने आ रहे हैं। ये शिकार हैं। उस डॉक्टर ने, वो जनरल सर्जन है, उसने गायनिक ऑपरेशन कर दिया इनकी मां का। जोड़िए जरा, जोड़िए। हिंद प्रताप सिंह जी हैं, स्वागत है आपका। इनकी मां बैठी है साथ में, बगल में आप देखिए मां बैठी। माता जी का ऑपरेशन, सर्जरी करवाने ले गए। ये जनरल सर्जन है गैस्ट्रो का। इसने गायनिक जो सर्जरी होनी चाहिए थी, जो गायनिक को करना चाहिए था, वो कर दिया। 6 महीना दिल्ली में गंगाराम हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चला। फिर पूरी दुनिया तो भक्त है नहीं, और न सत्ता से डर के बैठने वाली है। हिंद प्रताप सिंह ने इसकी पड़ताल शुरू की, और इसके काले कारनामों का पूरा चिट्ठा, पूरी डायरी बना डाली। खबर हम तक आई तो हमने कहा ऐसे लोगों को तो बेनकाब करना ही पड़ेगा। आखिर क्या है धामी से इसका कनेक्शन? सबसे पहले धामी के साथ फोटो देखिए। ये धामी, ये देखिए धामी जी हाथ जोड़े खड़े हैं उसी डॉक्टर के सामने, और इसी को धामी सरकार ने उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल में मनोनीत किया है। डॉक्टर विपुल कंडवाल, इसका बहुत बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। अब सीधे किस्सा कहानी जितना है, इसके पाप के जितना गट्ठर है, वो खोलेंगे हिंद प्रताप जी। हिंद प्रताप जी सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आखिर ये माता जी के सर्जरी वाले मसले से, जहां से आपको लगा कि इस आदमी को एक्सपोज करने की जरूरत है और सत्ता में इसका नेक्सस है। क्या हुआ फिर, आप तक कैसे पैरवी आई, कैसे आपने लड़ाई लड़ी? मैं तो कोर्ट की एक क्लिप दिखा दूं पहले, कोर्ट की क्लिप। इसका जो नेक्सस है, कोर्ट में सुनवाई वाली क्लिप लाइए जरा। इसका नेक्सस इतना स्ट्रांग है कि जो रजिस्ट्रार हैं, रजिस्ट्रार से भी इसकी सेटिंग है, और अदालत में इसी मामले, प्ले कर दीजिए आप, कंट्रोल। ये जो सुनवाई चल रही है इसी मामले में है, और वहां पर रजिस्ट्रार पर भी, वहां पर माननीय जो जज थे, उन्होंने बहुत गंभीर सवाल खड़े किए। क्या क्या है वो सारा डिटेल में हिंद प्रताप जी बताएंगे। क्या हटाइए, कोर्ट वाला हटा दीजिए। क्या हुआ था जरा पूरा सिलसिलेवार बताइए, इस नेक्सस को उत्तराखंड में क्या चल रहा है? आशीष जी, डॉक्टर के पास व्यक्ति
भगवान के पास सबसे ज्यादा भरोसा करके डॉक्टर के पास जाता है, क्योंकि जीवन उसके हाथ में होता है। मेरी मदर की, जो मेरे दाहिने हाथ में बैठी है, इनको ओवेरियन सिस्ट थी। तो गायनेकोलॉजिस्ट ने इनको सलाह दी ओवरी और यूट्रस निकलवा लेनी। इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, जिसका बहुत नाम था, मैं भी उस चकाचौंध में आ गया था। मैं विश्वास करके इसके हॉस्पिटल में गया कि लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन यहाँ पे 2 ही प्राइवेट हॉस्पिटल करते थे, उनमें एक ये तथाकथित ये हॉस्पिटल भी है। हम 31 जनवरी 2022 को इस हॉस्पिटल में पहुंचे। प्री ऑपरेटिव टेस्ट सारे करवाए गए, सब कुछ नॉर्मल था, और 1 फरवरी को सर्जरी के लिए एडमिट कर लिया गया। इस हॉस्पिटल के तीसरे तल पे आईसीयू था और ओटी थी, जहां पे मेरी मदर का ऑपरेशन हुआ। और काफी लंबी सर्जरी के बाद 7 दिन तक मेरी मदर वहां पे हॉस्पिटल में एडमिट रही, 7 फरवरी 2022। इस बीच भी उनको पीठ के पीछे की तरफ काफी दर्द होता था, यूरिन बैग लगा हुआ था, काफी तकलीफ थी। 7 फरवरी को मेरी मदर को वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया। डिस्चार्ज करते समय उनकी यूरिन का बैग निकाल दिया गया। घर आने के बाद जो समस्या शुरू हुई वो ये हुई कि यूरिन अपने आप लीक हो रहा था और पेशाब आने का पता ही नहीं चल रहा था। ये मुख्य समस्या सबसे पहले हुई, और पीछे पीठ की तरफ दर्द तो था ही। 5 दिन बाद हमारा फॉलोअप था, हमने बीच में ही कांटेक्ट किया, संपर्क किया अस्पताल से। हम 5 दिन बाद गए तो उन्होंने बताया कि नसों की कमजोरी के कारण पेशाब आने का आपको पता नहीं चल रहा है, कुछ दवाइयां खाइए ठीक हो जाएंगी। हम फिर लौटकर घर आ गए। उसके बाद में 5 दिन बाद फिर गए। इस पूरे दौरान वो दर्द से जूझती रही। हम भी नहीं समझ पा रहे थे चीजों को कि हो क्या रहा है। आप लगा लीजिए कि कितनी कठोर अवस्था में उन्होंने वो दिन काटे कि उन्हें डायपर पहन करके अपने दिन गुजारने पड़ रहे थे, क्योंकि यूरिन पेशाब लीक हो रहा था, आने का पता नहीं चल रहा। जब और 5 दिन बाद पहुंचे तो इन्होंने दूसरे अपने हॉस्पिटल के दूसरे चिकित्सक के पास भेजा, और उस चिकित्सक ने भी कोई जांच पड़ताल नहीं की, सिर्फ एक गोली प्रिस्क्राइब कर दी और कहा कि थोड़ा समय लगेगा ठीक होने में, और फिर 5 दिन बाद बुलाया। उसके 5 दिन बाद पहुंचे तो हमें बताया गया कि चिकित्सक उपलब्ध नहीं है और आपके बारे में बात की है, उन्होंने कहा है यही दवाई कंटिन्यू करनी है अभी और 10-15 दिन। महीना भर बीत गया इस पूरी पीड़ा को झेलते हुए। देखा नहीं गया तो शहर के ही दूसरे यूरोलॉजिस्ट के पास लेकर के गए कि ऐसा क्या हो रहा है कि पेशाब आने का पता नहीं चल रहा। तो चिकित्सक ने यूरोग्राफी कराई तो पता चला कि जो ऑपरेशन डॉक्टर विपुल कर्णवाल ने किया था, उस ऑपरेशन में उन्होंने यूरेटर काट दिया था, जो पेशाब की नली थी, और 18 mm वो यूरेटर कट गया था, जिस कारण से जो राइट किडनी से जो पेशाब था जो बाहर निकलता है वो शरीर में फैल रहा था और वो लीक हो रहा था, और वो पेशाब किडनी में भी भर रहा था, जिस कारण पूरे शरीर में इन्फेक्शन भी हुआ। इतनी आपात स्थिति हमारे परिवार के लिए हो गई कि हम लोग आनन फानन में दिल्ली के गंगाराम अस्पताल लेकर के भागे, और मार्च से लेकर लगातार अगस्त 2022 तक कमोबेश वो लगातार उस हॉस्पिटल में भर्ती रही, और अंतोगत्वा उस यूरेटर का रीइम्प्लांट करना पड़ा, वो खराब हो गया, उसने नेचुरल शेप अपनी खो दी। अगला फिर ये महोदय, आप जब इसके बारे में पड़ताल शुरू किए तो ये महोदय आप अदालत गए, कोर्ट गए, FIR करवाए, क्या हुआ फिर, कैसे पैरवी आई, क्या क्या हुआ, जो इसका पॉलिटिकल ताकत? मैं वही बताता हूँ। जब पता चला कि यूरेटर डैमेज हो गया है और जो इस तरह का इन लोगों का रवैया था, जब मैं गंगाराम हॉस्पिटल ले जा चुका था
तो अप्रैल के महीने में मैं देहरादून वापस आया था, बीच में मेरा भाई चला गया था। उस बीच में मैंने इन सब चीजों का पता किया, पता चला कि उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल में शिकायत हो सकती है। तो अप्रैल 2022 में एक शिकायत बहुत जनरल सी मैंने इन दोनों चिकित्सकों के खिलाफ उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल की जो एथिक्स, डिसिप्लिनरी और रजिस्ट्रेशन बॉडी होती है, उस बॉडी के समक्ष की। मैं आपको बता दूं, वो जो बॉडी है उसको विधि द्वारा एक स्पेशल सिविल कोर्ट की पावर प्रदान की गई है और वो कोई भी न्यायिक निर्णय डॉक्टरों के संबंध में ले सकती है। आप ये समझ लीजिए कि ये डॉक्टर इतना रसूखदार है कि जब तक उस डॉक्टर से संबंधित कुछ लोग शक्तिवान रहे, जब तक सत्ता में वो लोग रहे, इस डॉक्टर के विरुद्ध चार्जशीट भी वो कमेटी नहीं लगा पाई। और जिस दिन वो हट गए, इस कमेटी ने तुरंत चार्जशीट फ्रेम करके, चार्जेस फ्रेम करके इसको नोटिस भेज दिए। आरोप पत्र में सारी चीजें लिखी हुई थी। क्योंकि मैं भी देखिए सामान्य व्यक्ति हूँ, जैसे आम जन होते हैं, बहुत सारे नियम कायदों का हम लोगों को नहीं पता होता। हमको तो ये भी नहीं पता होता कि इस डॉक्टर की एलिजिबिलिटी है भी या नहीं है, मुझे भी नहीं पता था। पूरी सुनवाई के दौरान ये पता चला जब चार्जेस फ्रेम हो गए कि इस डॉक्टर की तो एलिजिबिलिटी ही नहीं थी ऑपरेशन करने की। और चार्जेस को फ्रेम होने के बाद में जरूरत आप देखिए कि ये जो डॉक्टर है, बेसिकली मैं इसे डॉक्टर नहीं कहूंगा, मैं इसे शासन सत्ता द्वारा पोषित चिकित्सा माफिया कहूंगा। क्योंकि शहर के सबसे बड़े नेता को, मैं उनका सम्मान बहुत करता हूं, मैं उनका इसलिए नाम नहीं लूंगा, मैं व्यक्तिगत रूप से भी उन्हें जानता हूं, उन्हें लेकर के मेरे घर आए ये दबाव बनाने के लिए कि मैं शिकायत वापस ले लूं। अच्छा, ये नेताजी किस पार्टी से हैं? देखिए, शासन सत्ता, ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है और मैं उनका बहुत आदर करता हूं, मैं इसलिए नाम इसलिए भी नहीं लेना चाहता। मैंने उनसे यही कहा था अपने घर पे भी, देखिए आशीष जी, इंसान कुछ भी कर लेता है, कहीं भी सौदेबाजी कर लेता है, अपनी माँ की पीड़ा का सौदा कोई नहीं कर सकता। और मैं सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहता हूँ। हम लोग तो उन लोगों की भी लड़ाई लड़ते हैं जो अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाते। अगर हम अपने घर में अपने परिवार को न्याय नहीं दिला पाएंगे, हम किसी और की लड़ाई किस मुंह से लड़ेंगे? तो यही एक बात थी कि अगर मैं पीछे हट गया तो इन लोगों से और कोई लड़ भी नहीं पाएगा, ये एक मंशा जरूर थी। आप यकीन मानिए, इस पूरे दौरान मैंने कितना राजनीतिक प्रेशर झेला, ये सिर्फ मैं जानता हूं। और मेरा सिर्फ एक सवाल था उन सभी लोगों से कि अगर आपकी माँ के साथ ऐसा हुआ होता तो आप क्या करते? और देखिए, मैं एक चीज और आपको बताता हूं, मैं किसी भी सत्ताधीश के द्वारे पे चौखट को चूमने इस बीच नहीं गया, न्याय मांगने नहीं गया, क्योंकि इस देश के कानून में आज भी इतनी शक्ति है कि वो कमजोर को न्याय दे सकता है। इसी बीच में सारा प्रकरण ये चलता रहा तो 2 आदेश पारित हुए थे। जो आदेश है, मैंने उसकी कॉपी आपको उपलब्ध करवाई है, आप उसमें देखेंगे बिंदु संख्या 20 है निर्णय का। वो दिखाइए जरा, पॉइंट नंबर 20 जो था वो दिखाइए, साइड में चलने दीजिए, वो बता रहे हैं, हिंद जी बताएंगे, साइड में चला दीजिए कंट्रोल रूम, ताकि जो दर्शक पढ़ना चाहें। के दौरान हाँ, ये 20 नंबर 20, हाँ ये, हाँ इसके ऊपर 20 है। हाँ, सुनवाई के दौरान इस डॉक्टर ने एक गायनेकोलॉजिस्ट का फर्जी कंसेंट लेटर बना के मेडिकल काउंसिल में दाखिल किया एविडेंस के रूप में, ये दिखाने के लिए कि ये सर्जरी उसके द्वारा एक गायनेकोलॉजिस्ट के सुपरविजन में की गई थी। और उस डॉक्टर ने एफिडेविट दिया मेडिकल काउंसिल को कि मेरे द्वारा एक कंसेंट लेटर साइन ही नहीं किया गया है, कभी जारी ही नहीं किया गया। एक डॉक्टर जैसा व्यक्ति जो इतना पढ़ा लिखा होता है, वो कूट रचित दस्तावेज बना रहा है अपने आपे को बचाने के लिए। और उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल ने रजिस्ट्रार से अपेक्षा की कि वो इसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाए फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस का,
जो कि एक संगीन अपराध है, 7 साल से ज्यादा की सजा है इसके लिए। हाँ हाँ। और रजिस्ट्रार उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल कोई कार्रवाई इसके अगेंस्ट नहीं करता। आप ये देखिए कि ये लोग कितने ताकतवर हैं कि विधि प्रणाली के ऊपर भी ये लोग हावी है। जब ये सब प्रकरण चलता रहा, ये समझ में आया कि उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल के जो रजिस्ट्रार है वो इनसे मिले हुए हैं, तब हमने उनकी भी पड़ताल की, तो पता चला कि उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार की सिफारिश किसी और व्यक्ति की हुई थी और उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रार ही गलत तरीके से चुना गया। और मैंने फिर इन सारी चीजों को लेकर के अपनी माता जी से बात की। उन्होंने कहा कि न्याय तो हमें चाहिए। माता जी ने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की उस रजिस्ट्रार को हटाने के लिए, और उस पिटीशन के पहले ही ऑर्डर में ये लिखा था कि राज्य सरकार हमें ये बताए कि सुधीर कुमार पांडे को बिना नियम फॉलो किए किस प्रकार उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रार चुन लिया गया। ये सारी प्रक्रिया चलती रही। जब उन लोगों को ये लगा, देखिए ये सारा खेल है क्या, ये सारा खेल सरकार द्वारा जो ऑटोनोमस बॉडीज है उनको नियंत्रित करने का ये खेल है। ऑटोनोमस बॉडीज बहुत सारी स्थापित है जो खुद काम करती है। उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल के पास पावर तो सिविल कोर्ट की है, लेकिन उसमें जो लोग बैठे हुए हैं वो नामचीन सर्जन है, वो स्पेशलिस्ट है अलग अलग फील्ड के, जो चीजों की स्टडी करते हैं और लोगों को न्याय देने का काम करते हैं, ताकि जो मेडिकल एथिक्स है, उन मानक है, उनको स्थापित रखा जा सके, ये पेशा सम्मानित रहे। अब होता ये है कि 4 महीने के लिए विपुल कंडवाल का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है। ये नेशनल मेडिकल कमीशन में चले जाते हैं, जहां एक नियम बना हुआ है कि जैसे ही कोई चिकित्सक अपील करेगा तो उसको स्टे मान लिया जाएगा। इस कारण भी उसको स्टे मान लिया गया। लेकिन जिस दिन इन्होंने अपील करी और जिस दिन इनको निर्णय हुआ था, उस बीच कोई स्टे नहीं था। आप यकीन मानिए, ये उस समय भी लाइसेंस कैंसिल होने के बाद भी प्रैक्टिस करते रहे खुलेआम, और शहर के बड़े बड़े विधायक मंत्री इनके यहाँ पे इलाज करवाते रहे। तो सत्ता का और शक्ति का ऐसा नाच इस आदमी ने दिखाया, मैं हैरान था कि ये हो क्या रहा है। मतलब बढ़िया अचंभा होता है और पीड़ा भी होती है ये देख करके कि जो समाज के अनजान होने का किस तरह से फायदा उठाया जा रहा है, किस तरह से शक्तिशाली लोग हावी है इस पूरे तंत्र के ऊपर। और इसके बाद में, इतना होने के बाद में, अब उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल की नई गवर्निंग बॉडी के इलेक्शन हुए। वो इलेक्शन भी उस रजिस्ट्रार ने नियमों के विरुद्ध करवाए। वो खैर इस विषय से अलग की बात है। उन इलेक्शंस के बाद में सरकार ने इस रजिस्ट्रार उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल के मनोनयन पर, वो संस्तुति पर, डॉक्टर विपुल दत्त खंडवाल को मेंबर बना दिया उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल का। जो व्यक्ति खुद सजा पा चुका हो, वो वही बात मैं कहने वाला था कि जो उसी मेडिकल काउंसिल से जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है, वही आदमी उस मेडिकल काउंसिल में मेंबर बन जाता है। ये है सरकार की माया, ये है सत्ता की ताकत, सत्ता के भीतर जो पैठ है। मैं आपको दिखाता हूँ, जरा फायर वाला दिखाइए। तो फायर वाला, तो जो फायर डिपार्टमेंट का था ना एनओसी, वो दिखाइए। ये छोटे-छोटे एग्जांपल फायर एनओसी या फायर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर उपलब्ध है। हाँ, ये जो नीचे 13 नंबर पे, इसमें नीचे इस एनओसी के साथ में जो फायर ऑफिसर ने स्थलीय निरीक्षण किया था उसकी आख्या लगी हुई है। हाँ, उस आख्या के बिंदु संख्या 13 पे आप आएंगे, इससे और नीचे है, नीचे और 13 नंबर पे आइए। हाँ, ये नीचे नीचे, हाँ, इसके बिंदु संख्या 13 पे आएंगे। इसके हॉस्पिटल का कवर्ड एरिया 00 स्क्वायर मीटर है
और बिंदु संख्या 18 पे आप देखेंगे तो हॉस्पिटल का जो भवन है वो भूतल, प्रथम तल और 3 शेड तल में निर्मित है। कैसी माया है कि फायर एनओसी 00 स्क्वायर मीटर पे दे दी जाती है। और सबसे नीचे आएंगे बिंदु संख्या 55 पे आप देखेंगे कि मानचित्र लगा हुआ ही नहीं है। जो अप्रूव्ड नक्शा है वो लगा हुआ ही नहीं है। सबसे नीचे ये भवन मानचित्र कंपाउंडिंग ओटीएस में स्वीकृत है या नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई इस स्थलीय निरीक्षण में। और अब आप जो हॉस्पिटल का क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट करने वाली अथॉरिटी है, चीफ मेडिकल ऑफिसर के कार्यालय का नक्शा भी आप अगर एक बार दिखाएं, मैंने दिया हुआ है उसमें इसके नीचे आइए और नीचे थोड़ा सा और नीचे इसमें आप देखेंगे तो इसमें केवल 2 फ्लोर दिखाए गए, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, जबकि टेरेस को ओपन दिखाया गया है। जरा थोड़ा सा और नीचे करेंगे। नीचे करिए, थोड़ा नीचे करिए, ओपन टेरेस। थोड़ा नीचे, ये देखिए। नहीं, इससे नीचे है ओपन टेरेस। ये ये पूरी टेरेस ओपन है क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट में। और ये ओपन टेरेस क्यों दिखाई गई है? क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स है हॉस्पिटल्स के लिए, उनमें लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर, किसी टेम्परेरी स्ट्रक्चर के नीचे आईसीयू का और ओटी का और हेल्थ सर्विसेज का संचालन नहीं किया जा सकता। उसके मानक ऑलरेडी स्थापित है और ये टीन शेड के नीचे करते हैं। और केवल अपने हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन के लिए इन्होंने इसको दिखाया हुआ है ओपन टेरेस। और मैंने इसकी शिकायत की है, बकायदा जो डिस्ट्रिक्ट की रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है वो शिकायत भी अभी तक पेंडिंग है, उसपे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई कैसे होगी जब सब मिले हैं? ये सारे के सारे अग्निशमन, सीएमओ ऑफिस, जब वो मेडिकल काउंसिल का खुद ही मेंबर बन जा रहा है, जब ये आदमी खुद बन जा रहा है विपुल कंडवाल, तो फिर कौन करेगा? धामी के साथ, मुख्यमंत्री के साथ उसकी फोटो आती है, मुख्यमंत्री उसको सम्मानित करते हैं। ऐसे आदमी को, ये तो वही होता है ना कि मंच पे नेता के साथ अपराधी दिखता है तो लोग कहते हैं देखो नेता के साथ अपराधी है। ये लोग भी अगर, ये तो अपराधी है ना, इनका लाइसेंस क्यों कैंसिल हुआ? अपराध किया था इसलिए कैंसिल हुआ। अब मुख्यमंत्री हाथ जोड़ के खड़ा है, मुख्यमंत्री हाथ जोड़ के खड़ा है, मुख्यमंत्री के ऊपर दस्तावेज बना रहे हैं खुद को बचाने के लिए, पूर्व रचित दस्तावेज बना रहे हैं खुद को बचाने के लिए, एलिजिबिलिटी ना होते हुए ऑपरेशन कर रहे हैं जो गलत तरीके से हॉस्पिटल का संचालन कर रहे हैं, और उन पे किसी भी चीज में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं, मैं अंत में यही कहूंगा कि इनका जो हॉस्पिटल का जो नाम भी बताइए और फोटो भी भेजिएगा, हम बाकायदे लगाएंगे इसके हॉस्पिटल का भी फोटो। ये जो है, मतलब ऐसे लोग, अगर ऐसे मामले कोई भी हैं उत्तराखंड में, ऐसा सत्ता के प्रभाव में आम आदमी के बीच लूट मचाने वाले, इन सबको बेनकाब करेंगे। इसका फोटो, इसका अस्पताल का नाम क्या है? ये आरोग्य धाम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नाम से अस्पताल संचालित करते हैं, जो कि जिलाधिकारी कार्यालय से मात्र 800 मीटर की दूरी पर है। देहरादून के जाने माने गवर्नमेंट दून गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल लगा हुआ है। शहर के बीचों बीच ये अस्पताल संचालित हो रहा है। वाह, बहुत बढ़िया। खैर, ये एक बड़ी बात है उत्तराखंड में। मैं उत्तराखंड के तमाम लोगों से कहता हूं कि हिंद प्रताप सिंह, इनके जैसे ही आप लोग भी अगर लड़ेंगे नहीं तो लूटे जाएंगे, लड़ेंगे नहीं सताए जाएंगे, लड़ेंगे नहीं दबाए जाएंगे। किसी भी राजनीतिक, हर व्यक्ति का कोई न कोई राजनीतिक रुझान होता है, झुकाव होता है, जुड़ाव होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके उस राजनीतिक झुकाव या रुझान के चलते आप अपने हक को कुचले जाते हुए देखे तमाशबीन बने रहे। और जो बहुत बढ़िया बात कही, मैं तो नॉर्मली हम लोग पत्रकारों के साथ ही चर्चा करते हैं, लेकिन इनको आज हमने जोड़ा। जब शुरू में ही कहा इंद्र प्रताप जी ने, जो अपने लिए लड़ नहीं सकता वो किसी के लिए नहीं लड़ सकता।
तो जो लोग कहते हैं ना हम देश के लिए लड़ेंगे, जो अपने लिए नहीं लड़ पाएगा वो देश के लिए लड़ने का ढकोसला करता है, उससे बड़ा झूठा आदमी, फरेबी आदमी नहीं है धरती। लड़ना शुरू करिए, आपको कोई सताए, कोई ठगे, आपका हकमारी कोई करे, वो कितना भी ताकतवर व्यक्ति हो, वो मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठा हो, प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठा हो, कितना भी ताकतवर व्यक्ति हो, आप अपनी आवाज उठाना शुरू करिए। इसीलिए हमने उत्तराखंड स्पेशल शुरू किया। कोई हमारा बाकी किसी तरह का, हम लोग की पत्रकारिता ऐसी है, बाकी कोई रुचि किसी तरह का रहता नहीं, लेकिन सीधा उत्तराखंड में ऐसे मामले, और उस पर बाकायदे हमारे कुछ हैं सहयोगी जो ऐसी खबरों को हमको बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा मामला है, और उत्तराखंड में बिल्कुल अंधेर नगरी बनी हुई है उत्तराखंड की स्थिति। राजा तो चौपट होगा तो अंधेर नगरी होगी। तो धामी के राज में क्या हो रहा है जरा देखिए आप लोग। मैं फाइनल कमेंट, आपको बधाई देता हूं इंद्र प्रताप जी कि आप लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके लिए तो बधाई के पात्र हैं इस दौर में वाकई। लेकिन एक फाइनल कमेंट, ये मुख्यमंत्री से सीधा क्यों नहीं? क्योंकि मुख्यमंत्री के लिए जब इस डॉक्टरों, ऐसे डॉक्टरों का एक्सेस है सीधा, वहां पे जाके मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री से सीधा क्यों नहीं आप मिलते? एक बार बताइए कि क्यों आप ऐसे आदमी को लेके घूम रहे हैं? देखिए, ये मेरा एक ऐसा मानना है कि जो सत्ता का केंद्र होता है, ये उसका काम है कि अपने आसपास नेगेटिविटी ना आने दे, गलत लोगों को ना आने दे। चाहे वो देश का प्रधानमंत्री है, चाहे प्रदेश का मुख्यमंत्री है, अगर वो अपने चारों तरफ नेगेटिविटी को पसंद करेगा तो उस तक वही बातें पहुंचेगी जो उसके कान को पसंद है, मीठी लगती है। और एक पुरानी कहावत है, चापलूसी मूर्ख के दिमाग की खुराक है। ये हमारे देश के नेताओं को चुनना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा कि वो उनकी खुराक क्या है, समाज की पीड़ा और उनका फीडबैक है। जो चापलूसों की चापलूसी की चाशनी उनके कान को ज्यादा अच्छी लगती है। चलिए, ये आपकी लड़ाई में अगर कोई भी कहीं भी किसी मुकाम पर आवाज उठाने की जरूरत होगी, आप तत्काल बताइएगा, क्योंकि ऐसे लोगों को समाज में, आज आप हैं, आप तो आवाज उठा रहे हैं, पता नहीं कितने शिकार होंगे कि वो घर में बैठे होंगे बेचारे, वो हिम्मत भी नहीं कर पा रहे होंगे। आशीष जी, आपके चैनल पे आने का और आपके माध्यम से लोगों से संवाद करने का मेरा एक मुख्य कारण यही था कि ऐसा नहीं है कि शक्तिशाली के विरुद्ध लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती या जीती नहीं जा सकती। मैं खुद इस चीज का भुक्तभोगी हूँ। अगर कोई भी ये सोचता है कि वो इस लड़ाई को नहीं लड़ सकता, वो मुझसे संपर्क करे, मैं उसकी लड़ाई में उसके साथ हूँ, क्योंकि मेरा परिवार इस लड़ाई को झेल चुका है। तो अपनी लड़ाई लड़े जरूर, तभी परिवर्तन आएगा समाज में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और आप बधाई के भी पात्र हो, धन्यवाद भी आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपने रखा। न्यूज लॉन्चर देखिए आप लोग, उत्तराखंड में कुछ भी हो, बहुत सारे उत्तराखंड के दर्शक ऐसे हैं, मैं एक हमारे दर्शक को अभी मुझे आभार प्रकट करना, उन्होंने बाकायदे चिट्ठी लिख के भेजा था हमारे ऑफिस में। कभी भी जन समस्या कोई भी हो, सत्ता प्रतिष्ठान का कोई भी आतंक हो, उनका भ्रष्टाचार हो, आप बताइए, जहां पर जो प्रश्न उठना चाहिए पत्रकारिता में उठाने के लिए अब न्यूज लॉन्चर का मंच है। अभी हम अपने मुख्य चैनल पर ये शुरुआत किए हैं, लेकिन इसको हम शिफ्ट करेंगे यूपी उत्तराखंड के जो का चैनल हमारा है, तो उससे आप लोग जुड़िए, क्योंकि वो डेडिकेटेड रहेगा सिर्फ यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए, तो वो डेडिकेटेड रहेगा। लेकिन अभी हम अपने मुख्य चैनल पर ला रहे हैं इन खबरों को, ताकि आप लोग जुड़े और आपकी आवाज उठाई जाए। उत्तराखंड छोटा राज्य है तो अछूता रह जाता है, और सत्ता के दरबार में नृत्य करने वाली जो पत्रकारिता आज की है, वो सिर्फ चारों तरफ हरियाली दिखाती है। वो मुख्यमंत्री के यहाँ से जो आ जाता है, आज मुख्यमंत्री जी ने कमाल कर दिया, आज चमत्कार कर दिया, आज मास्टर स्ट्रोक कर दिया, यही सब बताया जाता है। असली क्या चल रहा है वो एक नमूना हिंद प्रताप जी ने दिखाया। धन्यवाद हिंद प्रताप जी। न्यूज लॉन्चर देखते रहिए आप लोग। नमस्कार।